नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। थल सेना और नौसेना में नए थिएटरों की स्थापना, जबकि वायुसेना में इस संबंध में अभी भी अनिश्चितता व्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए। जम्मू और कश्मीर में होगा परिसीमन कार्य। आईआईटी गुवाहाटी के दल ने भारत में बेहतर जल प्रबंधन नीतियों के लिए आभासी जल विश्लेषण की अनुशंसा की। और अब खबरें विस्तार से। आइए सबसे पहले बात करते हैं ई वाणिज्य नियम 2020 के संशोधनों के बारे में। इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किया गया है। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अधिक पारदर्शिता लाना और विनियामक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। आइए अब आपको बताते हैं प्रस्तावित संशोधनों के बारे में। ई कॉमर्स कंपनियों को फ्लैश सेल आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। फ्लैश सेल सीमित समय के लिए अत्यंत कम कीमतों पर वस्तुओं को बेचना है। मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि पारंपरिक फ्लैश सेल पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विशिष्ट फ्लैश सेल या बैक टू बैक सेल की अनुमति नहीं होगी, जो ग्राहकों की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और सभी के लिए एक समान अवसरों की उपलब्धता को बाधित करती है। अनुचित तरीके से विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा जानबूझकर गलत तरीके से जानकारी देकर वस्तु या सेवाओं का विक्रय करने वाली ई कॉमर्स इकाई को वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के साथ प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई का पंजीकरण किया जाएगा। उपभोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उपभोक्ता से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने से ई कॉमर्स फर्मों को प्रतिबंधित करके उपभोक्ता डेटा का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उचित शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान होगा। उत्पत्ति के देश के आधार पर वस्तु की पहचान करने के लिए एक फिल्ट्रेशन तंत्र होगा और घरेलू वस्तुओं के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कोई भी वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का लाभ प्रतिफल के लिए लेता है, न कि पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए। यह अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित करता है, जैसे जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं आदि के विरुद्ध निवारण की मांग करना आदि। उत्पाद दायित्व के लिए प्रावधान, यानी किसी उत्पाद के निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता की जिम्मेदारी ये है कि वो दोषपूर्ण वस्तु या दोषपूर्ण सेवा की वजह से किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करे। ये उपभोक्ता के अधिकारों को प्रोत्साहित, संरक्षित और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। थल सेना और नौसेना में नए थिएटरों की स्थापना, जबकि वायुसेना में इस संबंध में अभी भी अनिश्चितता व्याप्त है। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना ने अपनी सैन्य परिसंपत्तियों के विभाजन, कमान के नामकरण, थिएटर कमान के नेतृत्व और प्रमुख की शक्तियों को कम करने संबंधी मुद्दों को रेखांकित किया है। वर्तमान में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित युद्धों में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों की कुशल उपलब्धता के लिए थल सेना बलों के संसाधनों, नौसेना इकाइयों और विमानन परिसंपत्तियों को एक एकल थिएटर कमांडर के अंतर्गत अभिनियोजित करना थिएटराइजेशन कहलाता है। वर्तमान संरचना में 17 अलग अलग कमान शामिल हैं, जिनमें से 7 कमान सेना और वायुसेना से संबंधित और 3 नौसेना के नेतृत्व में हैं। कई समितियों जैसे कारगिल समीक्षा समिति, नरेश चंद्र समिति आदि द्वारा संयुक्त थिएटर कमान यानी ज्वाइंट थिएटर कमांड्स के गठन की अनुशंसा की गई थी। जेटीसी के अंतर्गत भारत के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी मोर्चों की सुरक्षा के लिए 3 थल आधारित कमान होंगे।
इसके अलावा इसके अधिकार क्षेत्र में अंडमान और निकोबार कमान के साथ साथ एक एयर डिफेंस कमांड और एक मैरीटाइम थिएटर कमांड भी होगी। साथ ही एकीकरण में वृद्धि के लिए किए गए उपायों में शामिल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, नौकरशाही स्तर पर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और 2 संयुक्त कमान जिसमें अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1946 में युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। वर्ष 1950 में सर्वत्र विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसके अधिदेश को विस्तारित किया गया था। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया था। यूनिसेफ बाल अधिकारों पर अभिसमय द्वारा निर्देशित है। ये बच्चों के अधिकारों को स्थायी नैतिक सिद्धांतों और बच्चों के प्रति व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। यूनिसेफ देश के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से 190 से अधिक देशों और राज्य क्षेत्रों में सक्रिय है। यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनिसेफ के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में शामिल है बाल संरक्षण, जिसके तहत ये नीतियों को बढ़ावा देना और सभी बच्चों की सुरक्षा करने वाली सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। साथ ही बाल उत्तरजीविता यानी चाइल्ड सर्वाइवल के लिए सर्वत्र सबसे सुभेद्य बच्चों तक पहुंचने के लिए कार्य करके विश्व भर में बाल मृत्यु दर को कम करने में सहायता प्रदान की है। यूनिसेफ सभी के लिए अधिगम यानी लर्निंग फॉर ऑल का भी प्रावधान करता है। यूनिसेफ की री इमेजिन एजुकेशन पहल डिजिटल लर्निंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपकरणों आदि के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। और नीति निर्माण की बात करें तो ये बाल अधिकारों पर अभिसमय को लागू करने के लिए सरकारों का समर्थन कर रहा है। भारत में यूनिसेफ की भूमिका। यूनिसेफ ने वर्ष 1949 में भारत का प्रथम पेंसिलिन संयंत्र स्थापित करने में सहायता की। वर्ष 1963 में राष्ट्रव्यापी ग्राम आधारित अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आरंभ किया गया। वर्ष 1970 के दशक में यूनिसेफ विश्व के सबसे बड़े ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम में भारत सरकार के साथ एक प्रमुख भागीदार बन गया। वर्ष 1985 में टीकाकरण पर राष्ट्रीय मिशन का समर्थन किया और वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण को समर्थन प्रदान किया, जिसकी वजह से संस्थागत और समुदाय आधारित मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई है। अगली खबर जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर में परिसीमन कार्य होगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक ने विधानसभा चुनावों के संभावित कार्यक्रमों के बारे में अनिश्चितताओं को उत्पन्न किया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने विचार व्यक्त किया था कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए एक परिसीमन आयोग गठन किया गया था। परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है, जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग की स्थापना करते हुए एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करेगी। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। वर्ष 1952, 1963 और 1973 तथा वर्ष 2002 में कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके आदेशों में विधि के समतुल्य शक्ति होती है, इसलिए इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश का राज्य चुनाव आयुक्त। अगली खबर जल प्रबंधन से संबंधित है।
IIT गुवाहाटी के दल ने भारत में बेहतर जल प्रबंधन नीतियों के लिए आभासी जल विश्लेषण यानी वर्चुअल वाटर एनालिसिस की अनुशंसा की। वर्चुअल वाटर खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार में प्रयोग किया गया जल है। ये वो अदृश्य जल है जिसका उत्पाद या सेवा की संपूर्ण उपयोग अवधि में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए औसतन 3000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अपने व्यापक कृषि निर्यात के कारण भारत में जल उपलब्धता में गिरावट आ रही है, जिससे इसकी जल संधारणीयता खतरे में है। वर्चुअल वाटर एनालिसिस भारत को अपनी व्यापार विशेषताओं को परिभाषित करने में सहायता कर सकता है। अनुमान के तौर पर वर्ष 2006 और वर्ष 2016 के बीच भारत ने प्रत्येक वर्ष औसतन 26,000 मिलियन लीटर वर्चुअल वाटर का निर्यात किया। वर्चुअल वाटर विश्लेषण का महत्व तो ये है कि ये जल गहन कृषि उत्पादों के आयात के माध्यम से घरेलू जल का इष्टतम उपयोग करना सुनिश्चित करेगा। उत्पादन क्षेत्रों में विविधता लाकर जल शुष्क राज्यों में ताजा जल संसाधनों पर दबाव कम करेगा। साक्ष्य आधारित जल नीतियां तैयार करने और जल संकट के जल विज्ञान संबंधी आर्थिक संस्थागत पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। ये क्षेत्रीय जल संकट को कम करने के लिए नदी अंतर्योजन जैसी वृहद परियोजना का विकल्प प्रदान करेगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 में संशोधन किया गया। ये नियम सभी स्तरों पर लेन देन का पारदर्शी अभिलेखन सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए अधिसूचित किए गए थे। संशोधन उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है जो EPOS का कुशलता पूर्वक उपयोग कर रहे हैं तथा राज्यों को EPOS संचालन दक्षता में सुधार करने और बचत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी आधारित वितरण में खाद्यान्न की उचित मात्रा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रावधान करता है। अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र शुल्क यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। विद्युत मंत्रालय ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के लिए ISTS शुल्क पर छूट के लिए समय सीमा 2 वर्ष यानी 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये छूट हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध होगी। ये कदम सौर, पवन, हाइड्रो, PSP और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास, विद्युत एक्सचेंजों में नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार और राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के निर्बाध पारेषण को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ISTS का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में मुख्य पारेषण लाइन के माध्यम से विद्युत के संप्रेषण की एक प्रणाली से। ग्लेशियरों पर संसदीय समिति की बैठक। हाल ही में जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने हिमस्खलन और हिमनद प्रबंधन प्रणालियों के लिए अनुसंधान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS को सुसंगत बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की। समिति ने कई संभावनाओं पर चर्चा की। हिमनद विज्ञान या हिमानिकी, जिसे ग्लेशियोलॉजी भी कहा जाता है, इसके एक पृथक केंद्र की स्थापना, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में स्वचालित मौसम स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना, स्थानीय जिला अधिकारियों और प्रशासन के लिए एक मानकीकृत प्रोटोकॉल का निर्धारण, जल विद्युत परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा स्थानीय आबादी को चेतावनियां प्रसारित करने के लिए अपनी स्वयं की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यानी EWS की स्थापना करना। कसावा या टैपियोका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2025 के एथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बायोएथेनॉल उत्पादन के लिए एक आशाजनक कच्चे माल के रूप में कसावा यानी टेपियोका की पहचान की है। कसावा अपने विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और कार्यात्मक गुणों से युक्त है। इसके स्टार्च का खाद्य और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग होता है। कसावा के कृषि अवशेष जैसे छिलके, तना और पत्तियां 2G बायोएथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित कच्चे माल हैं। कसावा का प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर केरल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
IARI के चावल की नई किस्म गैर बासमती निर्यात में वृद्धि करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित चावल की एक नई किस्म पूसा सांबा 1850 सांबा महसूरी BPT 5204 का उन्नत संस्करण है। वर्तमान में इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार में किया जा रहा है। कीटनाशक के बिना अधिक उपज की प्राप्ति पूसा सांबा 1850 किस्म का एक विशिष्ट लाभ है। पूसा सांबा महसूरी किस्म दक्षिण में सामान्य तौर पर सांबा सीजन यानी नवंबर से मार्च के दौरान उगाई जाती है और देश के गैर बासमती चावल निर्यात में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस किस्म की विशेषता मध्यम पतले दाने और पकने के बाद इसकी उत्तम गुणवत्ता है। चंबल नदी। कोविड महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान गंगा डॉल्फिन और चंबल नदी के घड़ियाल की आबादी में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। चंबल नदी भारत की सबसे स्वच्छ 12मासी नदियों में से एक है। चंबल वर्षा आधारित नदी है और ये यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है और ये राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। इसमें प्रमुख बांध हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और इसकी सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और मेज। इंदिरा गांधी नहर। IGC यानी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत, जीर्णोद्धार और रीलाइनिंग का काम रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया। IGC देश की सबसे लंबी नहर है जो पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थली भूमि को हिमालय के पानी से सिंचित करती है और इस क्षेत्र में निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। इस नहर का उद्गम पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होता है और ये रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल के राजस्थान के हिस्से का उपयोग करती है। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बेलारूस। बेलारूस में एक विपक्षी पत्रकार को हिरासत में लिए जाने के बाद बेलारूस पर नए प्रतिबंध लागू करने में अमेरिका और अन्य देशों के साथ ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक भू आबद्ध देश है। तालिबान ने कुंदुज शहर में प्रवेश बिंदु पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीका अवश्य लगवाइए। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।